गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शुभम गुप्ता एलिमेंट्री साइंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम फिजिक्स का एक बेहद बेसिक चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है वेक्टर। क्या नाम है बच्चों? वेक्टर। वेक्टर आपकी 11th क्लास का चैप्टर है, बट बच्चों ये जानना जरूरी है कि 11th के साथ साथ ये चैप्टर आपके 12th क्लास में और जेई में भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। आपके 12th क्लास की फर्स्ट बुक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, उसके तो क्वेश्चन जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो बिना वेक्टर के सोल्व ही नहीं होगा। यानी कि वेक्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपकी फिजिक्स के अंदर। आपको कोई सा भी न्यूमेरिकल जिसमें फिजिकल क्वांटिटी कौन सी डायरेक्शन वाली होगी वहां वेक्टर की आपको आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो बच्चों, वेक्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि आखिर वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, क्या नीड थी वेक्टर की हमारे फिजिक्स में। तो वो जानने की हमें वो जानना चाहिए, व्हाई वी नीड वेक्टर। आखिर वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी। तो बच्चों, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी? बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी की। फिजिकल क्वांटिटी कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है फिजिकल क्वांटिटी को? फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट किया जा सकता है एन और यू से। क्या होता है यहां एन और क्या होता है यहां यू? तो बच्चों, यहां जो ये n है वो होता है किसी भी क्वांटिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू। और जो u होता है वो क्या होता है बच्चों? उसकी यूनिट। क्या होता है? यूनिट। न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब उसका मैग्नीट्यूड हो गया। मैग्नीट्यूड हो गया उसका। तो इसको समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आपके पास है 5 किलोमीटर। क्या है? 5 किलोमीटर। तो यहां जो ये 5 है ये क्या हुआ? उसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड। और जो किलोमीटर है वो क्या हुई? यूनिट। क्या हो गई बच्चों? यूनिट। यानी कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? एन और यू के माध्यम से। एन क्या होता है? उसका न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि उसकी मैग्नीट्यूड। और यू क्या होता है? यूनिट। एग्जाम्पल के रूप में जैसे 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर में किलोमीटर तो क्या हुई? इसकी यूनिट हो गई, और 5 क्या हो गया? उसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो बच्चों, मैं ये कहना चाहता हूं, क्या हर एक फिजिकल क्वांटिटी को उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के द्वारा डिफाइन किया जा सकता है? सभी फिजिकल क्वांटिटीज को डिफाइन किया जा सकता है उसके न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट के द्वारा। देखते हैं अपन कि सभी फिजिकल क्वांटिटीज को उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट के द्वारा ही डिफाइन किया जा सकता है, या ये सफिशिएंट है ये दोनों? देखते हैं। जैसे बच्चों, मैं एक बात करता हूं आपके सामने डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करते हैं अपन? डिस्प्लेसमेंट की। किसकी बात करते हैं? डिस्प्लेसमेंट की। बच्चों, आपसे कोई कहता है कि एलिमेंट्री साइंस एकेडमी 5 किलोमीटर की दूरी पे है। कहां है? 5 किलोमीटर की दूरी पे। तो क्या आप एलिमेंट्री साइंस एकेडमी की एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच सकते हो? जो आपको क्या दिया गया है? केवल 5 किलोमीटर। क्या दिया गया है? 5 किलोमीटर। आपको लोकेशन दी गई है। डिस्प्लेसमेंट आपको क्या दिया गया है? कि 5 किलोमीटर की दूरी है एलिमेंट्री साइंस एकेडमी की। तो क्या आप इस 5 किलोमीटर की दूरी के आधार पे आप एलिमेंट्री साइंस एकेडमी में पहुंच सकते हो? शायद मेरे हिसाब से अधूरी जानकारी है। कैसे? क्योंकि बच्चों, आप जिस जगह खड़े हो वहां से आपको 4 डायरेक्शन मिलेगी, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। क्या मिलेगी आपको? 4 डायरेक्शन मिलेगी। यानी कि आपको लगता है कि ये आपके पास अधूरी जानकारी है। आपको कम से कम इसमें डायरेक्शन की और जरूरत पड़ रही है। किसकी जरूरत पड़ रही है बच्चों? डायरेक्शन की। यानी कि ये जो आपको जानकारी मिली है वो क्या है? नॉट सफिशिएंट।
क्या है ये? नॉट सफिशिएंट, ये जानकारी आपके पास अधूरी है। आपको इसमें कम से कम एक और जानकारी चाहिए, वो है डायरेक्शन। क्या चाहिए आपको? डायरेक्शन भी चाहिए। और इसी डायरेक्शन के कारण आपके वेक्टर का उद्भव हुआ। वेक्टर कहां से, किस कारण वेक्टर आया? हमारी नीड क्यों पड़ी वेक्टर की? इस डायरेक्शन के कारण नीड पड़ी है वेक्टर की। ठीक है बच्चों, तो क्योंकि हमें अधूरी जानकारी मिलती है कुछ फिजिकल क्वांटिटीज में, इसलिए हमें नीड पड़ी डायरेक्शन की। डायरेक्शन के कारण ही हमें वेक्टर की नीड पड़ी। ठीक है बच्चों, अब अपन समझते हैं वेक्टर क्या होता है। ठीक है बच्चों, वेक्टर क्या होता है जानते हैं अपन। वेक्टर क्या होता है, क्या डेफिनेशन होती है वेक्टर की। वेक्टर, वेक्टर डेफिनेशन लिखते हैं यहां पे अपन वेक्टर की। क्या होती है वेक्टर की डेफिनेशन? ए फिजिकल एंटिटी, फिजिकल एंटिटी that have magnitude and direction। क्या होनी चाहिए? किसी फिजिकल क्वांटिटी में आपके पास क्या होना चाहिए? उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए और साथ में उसकी डायरेक्शन भी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होनी चाहिए। बच्चों नॉर्मल बुक्स में आपको यहीं तक की डेफिनेशन मिलेगी और एक्चुअल में ये सही डेफिनेशन भी है कि उसकी मैग्नीट्यूड होना चाहिए और उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए। बट अपन थोड़ा आगे चलते हैं। एंड डेट ट्रांसफॉर्म लाइक डिस्प्लेसमेंट अंडर वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपकी कंप्लीट डेफिनेशन होती है वेक्टर की। क्या होती है? ए फिजिकल एंटिटी डेट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, एक फिजिकल क्वांटिटी जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रखती है एंड डेट ट्रांसफॉर्म लाइक डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की तरह ट्रांसफॉर्म होती है अंडर वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन। अब बच्चों आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा हो कि ये डिस्प्लेसमेंट का यूज क्यों किया गया है यहाँ पे? इसका यूज, ये डिस्प्लेसमेंट का यूज क्यों किया गया है यहाँ पे? तो देखते हैं, जानते हैं इसको। आप एक बार ये नोट कर लीजिए डेफिनेशन को, उसके बाद अपन चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स के ऊपर। एग्जाम्पल्स से मैं आपको समझाऊंगा आखिर ये डिस्प्लेसमेंट का इस डेफिनेशन में यूज क्या है। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लो। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की। आखिर ये डेफिनेशन में आगे जोड़ा क्यों गया है, क्यों जोड़ा गया है इसे? बात करता हूं आपके पास एग्जाम्पल्स में। एग्जाम्पल क्या क्या है इसके? एग्जाम्पल है आपके डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, नंबर 3 चीज आपकी आती है वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, ठीक है बच्चों, ईटीसी। अब मैं आपको समझाता हूं आखिर मैंने वो डेफिनेशन आगे क्यों जोड़ी, डिस्प्लेसमेंट को ट्रांसफॉर्म डिस्प्लेसमेंट की तरह क्यों बताया। उसका रीजन ये है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट, इसका अगर फॉर्मूला देखें तो क्या होता है? dx से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे इसी प्रकार रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं अपन फोर्स की। फोर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? पहले एक्सेलरेशन देख लेते हैं, उससे ये समझ आ जाएगा। एक्सेलरेशन को अपन लिखते हैं ए वेक्टर इज इक्वल टू
डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर। यही लिखते हैं एक्सेलरेशन को। वेलोसिटी कैसे लिखते हैं? डी एक्स वेक्टर अपॉन डी टी। ये सब फॉर्मूले आपके आगे की क्लासेस में, जो 11th क्लास के आगे के चैप्टर्स हैं उनमें आएंगे, तब हम आपको और अच्छे से इसको डिराइव करके बताएंगे। एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम ए वेक्टर। अब बच्चों एक चीज आप ध्यान देना यहां पे, एक चीज पे, डिस्प्लेसमेंट क्या है? dx। एक्सीलरेशन था तो उसमें किसका यूज हुआ? किसका यूज हुआ? डिस्प्लेसमेंट का। वेक्टर था, किसका यूज हुआ? डिस्प्लेसमेंट का। यहां पे फोर्स के अंदर एक्सीलरेशन का यूज हुआ, और इनडायरेक्टली इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इनडायरेक्टली इसका फॉर्मूला एम डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी का स्क्वायर। यही बनेगा फॉर्मूला। एक्सीलरेशन की जगह ये लिख दिया, और ये भी कहां? इनडायरेक्टली डिपेंड किस पे किया? डिस्प्लेसमेंट पे। तभी ये डिस्प्लेसमेंट वहां पे डेफिनेशन में आगे जुड़ा है। ठीक है बच्चों, तो अपन क्या कह सकते हैं? क्या बोल सकते हैं बच्चों? डिस्प्लेसमेंट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ वेक्टर। क्या बोल सकते हैं? डिस्प्लेसमेंट नींव है वेक्टर की। क्या है? नींव। डिस्प्लेसमेंट is the building block of vector। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बिल्डिंग ब्लॉक है वेक्टर की। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं अपन ने वेक्टर में क्या क्या पढ़ा। अपन ने क्या क्या चीज की जरूरत है वेक्टर को? वेक्टर को जरूरत है आपको, नंबर एक चीज क्या था? उसके पास क्या होना चाहिए? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण। नंबर दो चीज उसके पास क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन। क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन। क्या ये दोनों चीज ही काफी है वेक्टर के लिए? हाँ बच्चों, क्या इन दोनों से ही वेक्टर हो जाएगा कोई भी क्वांटिटी? नहीं। यहां पे एक थर्ड और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए उसके पास? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए वो। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। किसको? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। बच्चों, किसी भी क्वांटिटी के पास अगर डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है, तो जरूरी नहीं है वो वेक्टर है। ऐसे कुछ क्वांटिटीज होती है जिनके पास डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होते हैं, बट वो वेक्टर नहीं होती। वेक्टर के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो उसके पास होनी चाहिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। किसको फॉलो करना चाहिए? वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। अब क्या होता है ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन? अभी अपन आगे चर्चा करेंगे इसकी, और आगे के लेक्चर्स में इसको डिटेल से पढ़ेंगे अपन। काफी लंबी क्लास लगेगी इसकी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन की, उसके अंदर अपन बात करेंगे इसकी। अभी अपन एक एग्जांपल देखेंगे, इसके बाद उसमें अपन देख लेंगे इसको। ठीक है बच्चों, अब अपन बात करते हैं स्केलर की। किसकी बात करते हैं? स्केलर। वेक्टर मीन्स सदिश, स्केलर मीन्स अदिश। स्केलर क्या होती है? स्केलर क्या डेफिनेशन होती है? अब बच्चों, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, सदिश और अदिश। सदिश यानी कि दिशा हो जिसके पास, अदिश यानी कि दिशा नहीं हो जिसके पास। तो सीधी सी डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी? क्या डेफिनेशन हो जाएगी? ए फिजिकल एंटिटी, ए फिजिकल एंटिटी that have
ओनली मैग्नीट्यूड, जो क्या रखता है, ओनली मैग्नीट्यूड। क्या रखता है बच्चों, ओनली मैग्नीट्यूड रखता हो, उसी को क्या बोला जाता है, स्केलर। ये दिशा नहीं रखता, ओनली मैग्नीट्यूड होगा इसके पास। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। मास, स्पीड, और नंबर 3 आपके पास आ जाता है इसमें, डिस्टेंस, ETC। ठीक है बच्चों, ये इसके एग्जाम्पल है। अब बच्चों अपन देखते हैं कि आखिर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या था, वहां पे किस आधार पे ये जुड़ते हैं। तो बच्चों वहां पर तो था कि वो कैसे ऐड होंगे, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के द्वारा ऐड होंगे। कैसे ऐड होंगे, वेक्टर क्वांटिटीज कैसे ऐड होती है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के द्वारा। बट स्केलर कैसे ऐड होती है, तो स्केलर क्वांटिटी ऐड होती है एडेड बाय नॉर्मल एल्जेब्रिक एडिशन। किसके द्वारा, नॉर्मल एल्जेब्रिक एडिशन के द्वारा ऐड होती है। किसके द्वारा ऐड होती है, नॉर्मल एल्जेब्रिक एडिशन के द्वारा। किसके द्वारा ऐड होती है बच्चों, नॉर्मल एल्जेब्रिक एडिशन के द्वारा। नॉर्मल एल्जेब्रिक एडिशन के द्वारा ये ऐड होती है। अब समझते हैं कैसे ऐड होगी। नॉर्मल एल्जेब्रिक एडिशन क्या होता है, जैसे आपने ऐड किया 2 + 3 क्या होता है 5, 4 + 5 क्या होता है 9, 5 + 6 क्या होता है 11। यही होता है आपका नॉर्मल एल्जेब्रिक एडिशन। ठीक है बच्चों, अब अपन एक एग्जांपल के द्वारा समझेंगे कि स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, एडिशन इनका कैसे होता है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन नॉर्मल होता कैसा है, इन सबको अपन समझे। ठीक है बच्चों, मैंने लिया एक एग्जांपल। यह है राम। राम क्या करता है, 4 किलोमीटर वो किस डायरेक्शन में जाता है, ईस्ट डायरेक्शन। कहां जा रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है 4 किलोमीटर। और उसके बाद उसने क्या किया, 3 किलोमीटर वो नॉर्थ में गया। किस में गया, नॉर्थ डायरेक्शन में गया। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं कि एक तो हम लेंगे स्केलर क्वांटिटी और एक लेंगे वेक्टर क्वांटिटी और चेक करेंगे क्या दोनों का रिजल्ट सेम आता है। क्या होता है बच्चों, दोनों का रिजल्ट सेम आता है। देखते हैं, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी कैसे जुड़ती है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से, और स्केलर क्वांटिटी कैसे जुड़ती है, नॉर्मल एल्जेब्रिक एडिशन से। तो अपन बात करते हैं नंबर 1, स्केलर क्वांटिटी लेते हैं। क्या लेते हैं, स्केलर क्वांटिटी। वो क्या है, डिस्टेंस ले लेते हैं। डिस्टेंस लेते हैं इसकी। ठीक है बच्चों, अब डिस्टेंस में अपन चेक करते हैं कि राम ने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। कितनी की, 4 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में, यानी कि 4 किलोमीटर टोटल। अपन इसको नाम देते हैं A, B और C। क्या नाम दे दिया, A, B और C। तो A से B गया और B से C गया, तो AB क्या हो गया, AC सॉरी, AC क्या हो गया 4 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर, यही हुआ। तो क्या हो गया, ये टोटल 7 किलोमीटर। तो उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की राम ने, 7 किलोमीटर। तो अपन देखते हैं क्या जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है उसका भी सेम ही रिजल्ट आएगा। चेक करते हैं।
दूसरी क्वांटिटी हम लेते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या है वो? डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं अपन। क्या ले लेते हैं? डिस्प्लेसमेंट। वही डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ए से बी जा रहा है राम, वेक्टर, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर लगेगा उसके ऊपर, और बी से सी जा रहा है वेक्टर, तो ए बी वेक्टर क्या हो गया, ए सी वेक्टर सॉरी 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर। अब आप देखोगे कि यहां डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 5 किलोमीटर। क्या हुआ? 5 किलोमीटर। यह आपको अभी समझाने के लिए है, इस पर डिटेल में चर्चा में बाद में करूंगा जब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का पढ़ाएंगे, कैसे ये 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर हो जाता है। मतलब यहां नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन का यूज हुआ, यहां क्या हुआ, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का। ये क्या हुआ, 5 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट। क्या हुआ? 5 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट। अब अपन देखते हैं क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम भी हो सकती है क्या? क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम भी हो सकती है क्या? चेक करते हैं। अपन लेंगे एक दूसरा एग्जांपल। क्या लेंगे दूसरे एग्जांपल में? क्या बोला कि भाई राम है, राम क्या करता है, 4 किलोमीटर पहले तो वो ईस्ट डायरेक्शन में चलता है, ईस्ट गया, फिर वहीं से वो 3 किलोमीटर कहां गया, ईस्ट में वापस कहां गया, ईस्ट डायरेक्शन। तो यहां आप देखोगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होगा, सेम होगा, सेम होगी। डिस्टेंस तो टोटल ट्रेवलिंग डिस्टेंस, दूरी कितनी तय की है वो होती है, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी। क्या होगी, प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, वो भी क्या है, 7 किलोमीटर। ठीक है बच्चों, दोनों सेम भी हो सकती है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम भी हो सकता है। यानी कि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से जो रिजल्टेंट प्राप्त होगा वो, और स्केलर में जो नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन से जो रिजल्ट प्राप्त होगा, दोनों सेम भी हो सकता है। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये रिजल्ट किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है बच्चों? अगर आपने देखा तो पहले वो ईस्ट में जाता था, फिर नॉर्थ में चला गया था, यानी कि क्या हुआ, वहां एंगल पे डिपेंड कर रहा है, उसने 90 डिग्री का एंगल बना दिया, उसके बाद वो सीधा चला गया। ठीक है बच्चों, तो डिपेंड ऑन एंगल, किस पे डिपेंड करता है ये, डिपेंड ऑन एंगल। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, एंगल के ऊपर डिपेंड करता है। तो आगे हम देखते हैं, मैंने आपसे एक चीज बोली थी पहले कि बहुत सी ऐसी वेक्टर, ऐसी क्वांटिटीज होती है जो मैग्नीट्यूड भी रखती है और डायरेक्शन भी रखती है, बट फिर भी वो क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है। तो अपन इसको एक नोट डाल के लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों, डाल लो नोट। क्या डालना है नोट में, ऑल वेक्टर क्वांटिटीज, all vector quantities, all vector quantities have direction। क्या होता है, सभी वेक्टर क्वांटिटीज, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज है वो डायरेक्शन रखेगी ही रखेगी। क्या होगा, जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज है वो डायरेक्शन रखेगी, बट क्या इसका वाइस वर्सा सही है? क्या इसका वाइस वर्सा भी यही होगा कि जितनी भी क्वांटिटीज डायरेक्शन रखती है वो वेक्टर होती है? नो बच्चों, लिखते हैं ऑल क्वांटिटीज that have direction are not
वेक्टर। ये जरूरी नहीं है कि जितनी भी क्वांटिटीज है जो डायरेक्शन रखती है वो वेक्टर भी रखे, वो वेक्टर हो। ऑल वेक्टर क्वांटिटीज तो डायरेक्शन रखती है, पर जितनी भी क्वांटिटीज है जो डायरेक्शन रखती है जरूरी नहीं है वो वेक्टर हो। उसमें से कुछ वेक्टर हो भी सकती है, कुछ नहीं भी हो सकती। जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट, बच्चों इलेक्ट्रिक करंट जो होता है ना वो मैग्नीट्यूड भी रखता है और ये डायरेक्शन भी रखता है। क्या रखता है? डायरेक्शन। बट आप शॉक हो जाओगे ये जानकर कि ये फिर भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, नॉट वेक्टर। ये फिर भी वेक्टर नहीं है। अब बात पूछोगे आपके सर ऐसा क्यों? इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसकी डायरेक्शन भी है, फिर भी ये वेक्टर क्यों नहीं है? ये तो वेक्टर होना चाहिए ना, बट ये वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने आपको थर्ड पॉइंट लिखाया था कि जो क्वांटिटीज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करेगी, किसको फॉलो करेगी? वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को, वही क्वांटिटीज वेक्टर होगी। और ये क्या करता है? नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो करता है। ये क्या करता है? नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो करता है। फॉलो नॉर्मल लॉ ऑफ एडिशन, नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन। इसको फॉलो करता है, ये नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो करता है। ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। डोंट फॉलो लॉ वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। डोंट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। किसको फॉलो नहीं करता? ये फॉलो नहीं करता वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को। इसलिए ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? नोट डाउन कर लो इसको, ये नोट बना के लिख लीजिए। ये आपका उसका एग्जाम्पल हो गया। और क्यों होता है ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों नहीं है मैंने बता दिया। ये फॉलो करता है नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन को, ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता। आपको बहुत कंफ्यूज हो रहा होगा कि सर ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन आप बार बार बोल रहे हो, होता क्या है? तो बच्चों शायद थर्ड लेक्चर के अंदर ये आपके बात वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को कंप्लीट अपन पढ़ेंगे। इसको हर एक छोटे से छोटा कॉन्सेप्ट इसका सीखेंगे अपन। अभी अपन नॉर्मल जो हमारे इंपॉर्टेंट चीजें हैं स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन में, वही चीजें पढ़ेंगे। उसके बाद आपका टॉपिक चलता है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का। उसमें 3 टाइप होते हैं, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन और पॉलीगन लॉ ऑफ एडिशन। उन तीनों को अपन पढ़ेंगे, उसके अंदर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। ठीक है बच्चों, तो अब अपन ने क्या जाना अब तक कि वेक्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी अपने को। क्यों पड़ी हमें वेक्टर की आवश्यकता? क्योंकि हमें कुछ फिजिकल क्वांटिटीज में डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ रही थी, इसलिए हमें वेक्टर की आवश्यकता महसूस हुई। सेकंड चीज अपने क्या पढ़ा? वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है? क्या होती है वेक्टर की डेफिनेशन? ए फिजिकल एंटिटी डेट हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। क्या रखती हो? जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रखती हो। और साथ में क्या था उसके? एंड डेट। क्या था उसके साथ में? एंड डेट ट्रांसफॉर्म्स लाइक डिस्प्लेसमेंट अंडर वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, आगे अपन ने उसका क्या जरूरत में अपन को मालूम चला कि वेक्टर में क्या क्या होना चाहिए? उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसकी डायरेक्शन होनी चाहिए और वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। बाद में उसके पढ़ा हमने स्केलर क्वांटिटीज कौन कौन सी, उसके एग्जांपल देख लिए थे वेक्टर के। उसके बाद हमने जाना स्केलर क्वांटिटीज कौन कौन क्या होती है? ए फिजिकल एंटिटी डेट हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जो केवल मैग्नीट्यूड रखती है वो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटीज होती है। उसके एग्जाम्पल हमने समझ लिए। उसके बाद हमने जाना कि जितनी भी क्वांटिटीज है जो डायरेक्शन रखती है वो जरूरी नहीं वेक्टर है, वेक्टर क्वांटिटी हमेशा डायरेक्शन रखती है। उसका एग्जाम्पल हमने देखा इलेक्ट्रिक करंट।
क्यों नहीं होता वे वेक्टर? उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होते हैं, बट वो मैग्नीट्यूड नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो नॉर्मल अलजेब्रिक एडिशन को फॉलो करता है, वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता एडिशन में। तो अगली चीज अपन क्या देखेंगे बच्चों? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। क्या देखेंगे? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, कि कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है वेक्टर को। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है बच्चों वेक्टर को? वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है एरो के साइन से। किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? इस एरो के साइन से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। जो बच्चों ये होता है इसका टेल वाला भाग, यानी कि इसका पूंछ वाला भाग, और ये होता है इसका हेड वाला भाग, यानी कि इसका सिरा। क्या होता है? ये इसका सिरा होता है। ये टेल किसको बताती है और हेड किसको बताता है? तो जो टेल की जो लेंथ होती है बच्चों, टेल की क्या लेंथ, जो टेल की लेंथ होती है वो किसको बताती है बच्चों? मैग्नीट्यूड को, वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताती है। किसको बताती है? वेक्टर के मैग्नीट्यूड को बताती है। और जो हेड है वो किसको बताता है? वो डायरेक्शन को बताता है वेक्टर की। किसको बताता है? वेक्टर की डायरेक्शन को बताता है। जो टेल की लेंथ है वो बताती है उसके मैग्नीट्यूड को, जो हेड है वो बताता है डायरेक्शन को। ठीक है बच्चों, तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी होती है, उसके ऊपर अपन क्या करेंगे? वेक्टर का इसका साइन लगा देंगे। ठीक है, मैंने लिखा एफ वेक्टर इज इक्वल टू 5 न्यूटन ईस्ट। क्या लिखा? 5 न्यूटन ईस्ट। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अपन? ये वेक्टर का साइन, ये वेक्टर एरो और ये डायरेक्शन। ठीक है, तो इसमें जो ये लेंथ है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी? 5 न्यूटन को। किसको रिप्रेजेंट करेगी? 5 न्यूटन को। और जो ये वाला भाग है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ईस्ट डायरेक्शन को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? ईस्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा ये। ठीक है बच्चों, अगर अपने को जब इस प्रकार से दिखाया जाए, फोर्स को इस प्रकार से दिखाया जाए, तो उसके अंदर क्या होता है? उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी होती है। अगर अपन इसी को मॉड्यूलस के अंदर यानी कि परिमाण के अंदर डाल दें तो यहां केवल इसका मैग्नीट्यूड को डिफाइन करता है। ये किसको डिफाइन करता है? ओनली मैग्नीट्यूड को। किसको डिफाइन करेगा? ये दर्शाता है ओनली मैग्नीट्यूड को। किसको डिफाइन करता है? ये ओनली मैग्नीट्यूड को। और अगर इस प्रकार से इसे रिप्रेजेंट किया जाए तो ये दोनों चीजों को दर्शाता है। किस चीज को दर्शाता है? मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। बच्चों आप बोर्ड पे अभी शॉर्ट नोट्स बनाया करो, जो बोर्ड से हम समझाते हैं आपको उससे समझ के शॉर्ट नोट्स बनाया करो। इनकी जो पीडीएफ है हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करवा दिया करेंगे। आप इसको समझिए, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। पहले आप अगर कॉन्सेप्ट को समझ जाओगे तो आपके लिए नोट्स बनाना भी इजी हो जाएगा और नोट्स को समझना भी इजी हो जाएगा। इसलिए आप कॉन्सेप्ट समझिए पहले, कॉन्सेप्ट के बाद अपन थ्योरी पे ध्यान देंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको न्यूमेरिकल पोर्शन में आपको अगर कॉन्सेप्ट आता है तो आप क्वेश्चन को नॉर्मली सोल्व कर सकते हो। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता, आप नॉर्मल थ्योरी रटने के आदी हो गए हो, अगर आपने थ्योरी रट रखी है तो कुछ नहीं होगा थ्योरी से, कुछ भी नहीं होता थ्योरी से। आप 11th 12th में काफी अच्छे मार्क्स ले आओगे, परसेंटेज काफी अच्छी बना लोगे, बट आगे फ्यूचर थ्योरी का नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, आपको न्यूमेरिकल आना चाहिए, जब जाके आगे आप सरवाइव कर पाओगे। थ्योरी के बेस पे आप सरवाइव नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, आप कॉन्सेप्ट को समझा कीजिए। थ्योरी हम आपको टेलीग्राम चैनल पे या फिर व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करवा दिया करेंगे।
ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। आगे की क्लास में हम देखेंगे डायरेक्शन की नॉलेज लेंगे, डायरेक्शन कैसी होती है, अपन इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे किसके बारे में, वेक्टर के बारे में। थर्ड चीज अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे अपन। उसके बाद के जो लेक्चर्स हैं उसमें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए बाय बाय, थैंक यू।